बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 4 ग्रोथ एंड मूवमेंट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि जॉइंट्स क्या होते हैं। तो जॉइंट्स जो हैं वो जंक्शन ऑफ टू बोन्स को कहा जाता है। अब जॉइंट्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, इमूवेबल जॉइंट्स या फिक्स जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स। तो मूवेबल जॉइंट्स में मूवमेंट्स अलाउ होती हैं, इमूवेबल जॉइंट्स में किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होती, ये टोटली फिक्स्ड होते हैं। अब इनकी एग्जांपल में स्कल बोन्स हैं वो फुली फिक्स्ड होती है। इसी तरह पेल्विक गर्डल की जो बोन होती हैं, इलियम, इस्चियम वगैरह, ये भी बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं करती, तो ये फिक्स जॉइंट होती हैं। अब मूवेबल जॉइंट्स के आगे मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें से फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और दूसरा पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि स्टर्नम और रिब्स, जिसमें बहुत ही मिनिमल मूवमेंट अलाउ होती है। फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स फर्दर आपके 5 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, स्लाइडिंग जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। तो हिंज जॉइंट की एग्जांपल में एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट्स और फेलेंजेस आ जाते हैं, जहाँ पे आपको एक ही प्लेन में मूवमेंट अलाउ होती है। फिर पाइवट जॉइंट्स, जिसमें रोटेशन हो सकती है, एग्जांपल इसकी एल्बो जॉइंट हो गई। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जैसे कि हिप जॉइंट होता है या शोल्डर जॉइंट होता है, तो इसमें मैनी प्लेन्स में मूवमेंट अलाउ होती है, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट हो सकती है, साइडवेज मूवमेंट हो सकती है, रोटेशन भी हो सकती है, यानी कि मुख्तलिफ प्लेन्स में मूवमेंट हो सकती है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स एग्जांपल वर्टिब्रा, इसमें बोन्स को एक दूसरे के ऊपर सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट्स अलाउ होती हैं। स्लाइडिंग जॉइंट्स जैसे रिस्ट जॉइंट है, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट के अलावा साइडवेज मूवमेंट भी हो सकती है, यानी कि ये स्लाइड करती हैं इसमें बोन्स एक दूसरे के ऊपर। अब हम आ जाते हैं कि लिगामेंट्स क्या होते हैं। तो ये बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि जॉइंट्स पर बोन्स को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। ये बहुत ही, जैसे कोई आप किसी चीज़ को, दो चीज़ों को आपस में टाई करना हो तो आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं, रस्सी टाइप, रस्सी की तरह की, तो उससे आप दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से जब जॉइंट्स पे दो बोन्स ज्वाइन हो रही होती हैं तो उनको भी इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो उनको स्ट्रॉन्गली ज्वाइन रखे और स्टेबलाइज रखे। तो लिगामेंट्स इसी तरह से काम करते हैं, रोप की तरह से। ये जॉइंट्स को फुली स्टेबल कंडीशन में रखते हैं और दोनों एंड्स ऑफ द बोन्स को जोड़ के रखते हैं। और अल्लाह ताला ने इनमें ये खासियत रखी है कि ये टीयरिंग और ट्विस्टिंग से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि इस तरह की कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं जैसे ये बेंडिंग, ट्विस्टिंग, टीयरिंग से अपने आप को महफूज रखते हैं। अब टेंडन्स क्या होते हैं। तो टेंडन्स टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के छोटे से बैंड्स होते हैं जिसके ज़रिए मसल्स बोन से कनेक्ट होते हैं, यानी कि जब मसल्स को बोन पे दोनों एंड पे अटैच होना होता है तो वो टेंडन्स के ज़रिए होता है, यानी कि डायरेक्ट मसल बोन्स पे यूजुअली अटैच नहीं होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन लेस इलास्टिक होते हैं, बहुत टफ होते हैं, हाईली टेंसाइल होते हैं, लेकिन लिगामेंट की बनिस्बत कम इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर। और ये मेनली इनका काम ये होता है कि ये जितना भी कॉन्ट्रैक्शन जब मसल करता है तो उसकी फोर्स ट्रांसमिट करते हैं बोन्स के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मसल्स। मसल्स भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ फाइब्रस सेल्स। इन टिश्यूज़ को अल्लाह ताला ने ये खासियत दी होती है कि वे कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और रिलैक्स कर सकें। जब भी कोई नर्व इम्पल्स होता है, जब ब्रेन से कोई स्टिमुलस आता है या जो भी स्टिमुलस होता है जो इसको मसल्स को मैसेज पहुंचाता है, तो ये आइदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर रिलैक्स करते हैं। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो कि स्केलेटन पे अटैच होते हैं
और ये यूजुअली बोन्स की मूवमेंट करते हैं। ये वॉलंटरी होते हैं और स्ट्रेटेड होते हैं, यानी कि जब इनका सेक्शन लेकर इनको एग्जामिन किया जाए तो ये स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देते हैं ऑल्टरनेटिंग थिक और थिन बैंड्स के साथ। सेकंड, कार्डियक मसल्स होते हैं जो कि हार्ट की वॉल्स में होते हैं। ये भी स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं और एक मैश सा बनाते हैं। ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि आप वॉलेंटरी मूव नहीं करते हैं हार्ट को, हार्ट खुद ब खुद इनवॉलेंटरी इनके कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से मूवमेंट करता है। स्मूथ मसल्स जो हैं वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स हैं। ये लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप सेल्स से बने हुए होते हैं और इसमें कोई स्ट्रिएशंस या स्ट्राइप्स नहीं होती हैं। ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं और ये किन जगहों पे होते हैं? ब्लड वेसल्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स में। ह्यूमन बीइंग में लोकोमोशन का काम बेसिकली स्केलेटल सिस्टम में होता है, जिसमें स्केलेटल मसल बहुत ही अहम रोल करते हैं। स्केलेटल मसल्स बोन्स को बेसिकली पुल करते हैं या फिर रिलैक्सेशन का काम करते हैं। तो ये मसल्स हमेशा पेयर में काम करते हैं, यानी कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका ऑपोजिट जो मसल है वो रिलैक्सेशन में होता है या वो स्ट्रेच करता है। तो इस तरह से जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और दूसरा उसके अगेंस्ट रिलैक्स करता है तो इसको एंटागोनिज्म कहते हैं। और इसकी गुड एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स के ज़रिए, जो कि एक वेरी गुड एंटागोनिस्टिक पेयर बनाते हैं। बाइसेप्स मसल सबसे बड़ा मसल होता है आर्म का। ये फ्रंट ऑफ द अपर आर्म में होता है, बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो। इसको बाइसेप्स इसलिए कहते हैं कि इसके 2 हेड्स ऑफ ओरिजिन होते हैं। इसी तरह ट्राइसेप्स जो है वो बैक ऑफ द आर्म में होता है। उसके चूँकि 3 हेड्स ऑफ ओरिजिन होते हैं, इसलिए उसको ट्राइसेप्स कहा जाता है। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फोर आर्म को पुल करता है। इस तरह से हमारी आर्म बेंड हो जाती है और उसके साथ ही ट्राइसेप्स मसल रिलैक्स कर रहा होता है उस वक्त। जब ट्राइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेंड हुई हुई आर्म दोबारा सीधी हो जाती है और बाइसेप्स मसल रिलैक्स करता है। इस तरह एक मसल रिलैक्स करता है और एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और दोनों एंटागोनिस्टिक पेयर के तौर पे एक्ट करते हैं। बेंडिंग ऑफ आर्म को फ्लेक्शन कहा जाता है और जब स्ट्रेटनिंग होती है तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। और इसीलिए बाइसेप्स को फ्लेक्सर मसल कहा जाता है और ट्राइसेप्स को एक्सटेंसर मसल कहा जाता है। अब लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या होते हैं। तो हमारी बुक में 2 मेन डिसऑर्डर्स बताए गए हैं। एक तो ये कि जो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं और दूसरा जो जॉइंट की इन्फ्लामेशन की वजह से होते हैं, यानी कि आर्थराइटिस। बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोन्स की हार्डनिंग कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से होती है। अगर कैल्शियम किसी भी वजह से बॉडी में कम होगा तो बोन्स में उसकी डिपोजिशन सही नहीं होगी और जिसकी वजह से बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और उससे मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। बॉडी या ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए बोन्स से कैल्शियम निकालती है बॉडी ताकि उसको नॉर्मलाइज कर सके, क्योंकि एक नॉर्मल लेवल कैल्शियम का हमारे जिस्म में होना ज़रूरी है, नहीं तो उससे हमें फिट्स हो सकते हैं और भी कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। हार्ट की वर्किंग नहीं होती, ब्रेन की वर्किंग सही नहीं होती, सेलुलर लेवल पे सेल्स भी वर्क नहीं कर सकते। इसलिए बॉडी होम्योस्टेसिस यानी कि अपने आप को सही कंडीशन में मेंटेन करने के लिए बोन से कैल्शियम खींच लेती है ताकि ब्लड में उसकी लेवल मेंटेन रहे। इसकी वजह से अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी
तो बोन्स भी वीक हो जाएंगी। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस वो डिसऑर्डर है जिसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होती है और एजिंग की वजह से और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स ज़्यादा थिन हो जाती हैं, स्पंजी हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं और बहुत वीक हो जाती हैं। इतनी वीक होती हैं, इतनी नाजुक हो जाती हैं कि थोड़ी सी भी इंजरी से वो फ्रैक्चर हो सकती हैं। ये ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल में देन इन मेल। इसको प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि विटामिन डी और कैल्शियम रिच फूड का इंटेक ज़्यादा बनाया जाए, जैसे एग वाइट है, मिल्क है, चीज़ है और योगर्ट है। यानी कि ऐसी सारी चीज़ें जो कि विटामिन डी और कैल्शियम आपको सप्लाई कर सकें। सनलाइट एक्सपोजर है, ये सबसे अच्छा विटामिन डी का सोर्स है सनलाइट। इससे आप इसका ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं और अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों में कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स करती है। रिकेट्स में भी सॉफ्टनिंग और वीकनिंग ऑफ बोन्स हो जाता है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी किसी भी वजह से हो सकती है। इनटेक की कमी की वजह से हो सकता है, न्यूट्रिशनली हो सकता है, या ये कि जिस तरह किसी को मेल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो, यानी कि उसको सही तरह हज़म ही ना होता हो, उसको कोई बीमारी हो इंटेस्टाइन्स वगैरह की, इसमें भी हो जाता है। किडनी डिजीज़ में भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके सिम्टम्स या इलामात में लेग्स बो होना यानी कि टेढ़ी हो जाना, या स्कल बड़ा होना, सर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इसके अलावा रिस्ट की हड्डियां जो हैं वो वाइड हो जाती हैं, रिस्ट वाइड नज़र आएगी। रिब केज की शेप चेंज हो जाती है, ज़्यादा प्रोट्रूड करती हुई रिब केज होती है। इसकी ट्रीटमेंट के तौर पे विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दी जाती हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में या ओरल फॉर्म में विटामिन डी बच्चों को दी जाती है। अब हम जॉइंट डिजीज़ की तरफ आ जाते हैं। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स आर्थराइटिस कहलाता है। आर्थराइटिस में स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस ऑफ द जॉइंट हो जाता है और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। इसकी ख़ास इलामात में यही है कि पेन होगा, शदीद टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस का मतलब अगर आप हाथ लगाएं तो दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो। स्टिफनेस हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं, जिस तरह आप जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं कर सकते और वो स्टिफ महसूस होते हैं। जॉइंट के इर्द गिर्द इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और अगर हम देखें तो कभी कभी स्किन भी ऊपर जॉइंट के रेड होती है और हाथ लगाएं तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है या वो वार्म होती है। ये सारी चीज़ें इन्फ्लामेशन को शो करती हैं। और अगर आप मूवमेंट करना चाहें जॉइंट्स की तो उन बहुत पेनफुल होती हैं, बहुत कम आप मूव कर सकते हैं। जैसे आप जब चलें तो अपनी टांगों को ज़्यादा हिला जुला नहीं सकते, उससे शदीद पेन होता है। बहुत से लोग जब सुबह उठते हैं तो उनको शदीद स्टिफनेस हो रही होती है, उनके जोड़ जम गए होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जोड़ जम गया है, हम हिल नहीं सकते हैं। ये सब आर्थराइटिस की निशानी होती है। अगर बालों में कंघा ना किया जा रहा हो, बाजू ऊपर ना किया जा रहा हो, नीचे यानी कि टांगों पे आप बैठ ना सकते हो, किसी चीज़ को चमची को पकड़ना चाहें नहीं पकड़ पा रहे, अपने बटन बंद नहीं कर पा रहे शर्ट के, शर्ट पहनी नहीं जा रही, इन सब में पेनफुल जॉइंट्स अगर हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। अब कॉजेज़ ऑफ आर्थराइटिस क्या होते हैं? तो मेन कॉजेज़ में इंजरी हो सकती है, कोई भी ट्रॉमा हुआ हो, किसी भी किस्म की इंजरी हो, इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, जॉइंट में हो गया हो, जिसकी वजह से बहुत ही पेनफुल कंडीशन हो जाती है। और ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस है, सोरिएटिक आर्थराइटिस है, ये सब ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें बॉडी
अपने ही जॉइंट्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि जाके जॉइंट्स को डैमेज करते हैं। इसके अलावा इसके कॉजेज़ में हेरिडिटरी भी आ जाता है, यानी कि आपकी जीन से विरासत में भी मिल सकता है जॉइंट की डिजीज़ेज़, और कोई भी एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे बॉडी में होता है, जिससे कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है जिससे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाए, जो जॉइंट में जमा हो जाए और जॉइंट को डैमेज करते। जिसके कॉमन एग्जांपल यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड जब जमा हो जाता है तो वो जॉइंट्स को डैमेज करता है। इसी तरह किसी भी वजह से, जैसे एजिंग की वजह से, जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्टिलेज या सिनोवियल फ्लूइड होता है जॉइंट्स में वो कम हो जाता है, तो उससे भी आर्थराइटिस की कंडीशन जन्म लेती है। अब ये कि ओबेसिटी और आर्थराइटिस में आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिश्तेदारी है, यानी कि मोटापे और जोड़ों के दर्द में क्या गठजोड़ है। तो जितना ज़्यादा मोटापा होगा, जितना इंसान का वेट ज़्यादा होगा, तो जो वेट बीयरिंग जॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, उन पे एक्सेसिवली स्ट्रेस आ जाता है। जैसे नी जॉइंट है, इसमें आपका जो बॉडी का वेट होगा वो जब वो ये बियर करेगा नी जॉइंट, तो इसमें ज़्यादा वियर टियर होगी, ज़्यादा उस पर अफेक्ट होगा। इसके अलावा जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में, जब फैट ज़्यादा होगी तो वो साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। ये पूरी बॉडी में भी इन्फ्लामेशन करती है, लेकिन मेनली ये बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन करती है साइटोकाइंस, जिससे आर्थराइटिस वर्सन हो जाता है, यानी कि तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो मोटापा या ओबेसिटी जोड़ों पे बहुत बुरा असर डालते हैं और जोड़ों की बीमारी का बायस भी बन सकते हैं और जोड़ों की बीमारी को और ख़राब भी कर सकते हैं। सम कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हम डिस्कस करते हैं, जो कि बुक में बताए गए हैं हमारे। उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सोरिएटिक आर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एजिंग की वजह से होता है, इसको वियर एंड टियर भी कहा जाता है, और ये ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट्स की वजह से या जॉइंट इंजरी की वजह से, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। जो जॉइंट्स जो वेट बीयरिंग जॉइंट्स होते हैं, जैसे नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, फीट है और स्पाइन है, इसमें ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे ये सारे जो बुढ़ापे में जॉइंट्स में दर्द हो जाता है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको ज़्यादातर गठिया कहा जाता है, तो ये इम्यून सिस्टम की वजह से होता है, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। इसमें बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है जॉइंट्स के ख़िलाफ़, और अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, उसमें इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। इसमें मॉर्निंग में जब लोग उठते हैं, इसकी ख़ास बात होती है कि मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत होती है, यानी कि मॉर्निंग में जब इंसान उठता है तो अपने जोड़ों को ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है। फिर हो जाता है सोरिएटिक आर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जो कि सोरियासिस कहलाती है। इसमें स्किन पे भी लीजन्स होते हैं या रैशेस होते हैं, और साथ में जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होती है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपको हेल्पफुल साबित होगा अपने इम्तिहानों में, इम्तिहान की तैयारी करने के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।